हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने एमओए का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था विद ऑल्ट्रेशन। अब हमें पढ़ना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, आओ। तो सबसे पहले आर्टिकल्स कंटेन रेगुलेशन। आर्टिकल्स में क्या होगा? आर्टिकल्स कंटेन रेगुलेशंस। रेगुलेशन का मतलब प्रोसीजर होता है, किसी काम को करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम को क्या करता है? सपोर्ट करता है। कॉम्प्लीमेंट करना मतलब सपोर्ट करना। एमओए में ये लिखा हुआ है, करना क्या है, करना कैसे है, ये कौन बताता है? आर्टिकल्स बताता है। प्रोसीजर आर्टिकल्स बताता है। आर्टिकल्स एस्टैब्लिश एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड मेंबर बिटवीन द मेंबर इंटर से। ये बड़ी लाइन अजीब सी लगी होगी, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेगी। इट गिव्स राइट एंड ऑब्लिगेशन। आर्टिकल से क्या पता लगता है? राइट एंड ऑब्लिगेशन पता लगती है मेंबर्स की। ये एक मेंबर के राइट क्या है और ऑब्लिगेशन क्या है। उसके बाद प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, ये हमने फाउंडेशन में पढ़ा था, पढ़ा था, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और उसके बाद मॉडल प्रोविजन, ये डिस्कस करते हैं। आओ नोट्स में आ जाओ, फिर उसके बाद उसको बुक में से ही पढ़ लेंगे। हाँ, चलो, थैंक यू, थैंक यू। आओ, 1 मिनट। चलिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है? आर्टिकल्स कंटेन रेगुलेशन। आर्टिकल कंटेन्स रेगुलेशन। इसमें कंपनी की रेगुलेशंस होती है या प्रोसीजर्स होता है। प्रोसीजर्स होते हैं फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, एमओए एंड एओए क्रिएट्स क्रिएट्स बाइंडिंग इफेक्ट। बाइंडिंग इफेक्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आप भी बाउंड हो और मैं भी बाउंड हूं। पॉइंट क्लियर? ओके। सेम ऐसे ही अगर मैं कंपनी का मेंबर हूं, तो कंपनी और मेरे बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट किस फॉर्म में है? एमओए और एओए की फॉर्म में। कंपनी भी इसको फॉलो करने के लिए बाउंड है और मेंबर भी इसको फॉलो करने के लिए बाउंड है। एमओए और एओए क्रिएट्स बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, किसके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है? बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स। बिटवीन मेंबर्स एंड कंपनी। आओ बेटा, बिटवीन मेंबर एंड मेंबर। एरो का ध्यान रखना। अरे, गेट बंद कर दो बेटा।
एमओए और एओए एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह किसके बीच में, कंपनी और मेंबर के बीच में, मेंबर और कंपनी के बीच में, और एक मेंबर का दूसरे मेंबर के साथ। इन शॉर्ट कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, कैन बाउंड, कंपनी मेंबर्स को बाउंड कर सकती है। अच्छा, आप एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो और आप अपने शेयर अपने दोस्त को ट्रांसफर करना चाहते हो, क्या कंपनी आपको मना कर सकती है, बताओ? कंपनी मतलब डायरेक्टर मना कर सकते हैं ना, क्यों? आर्टिकल ऑफ में लिखा हुआ है शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो कंपनी जो है मेंबर को बाउंड कर सकती है, भैया वही काम करना है और वैसे ही करना है जैसे कंपनी के एमओए और एओ में लिखा हुआ है। कोई भी मेंबर कंपनी के एमओए या एओ से बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, अगर मान लो कंपनी बाहर जा रही है तो मतलब कंपनी बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई ऐसा काम करे जो एमओए और एओए के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मेंबर कंपनी को रोक लेंगे। एशबरी रेलवे में क्या हुआ था, कंपनी के डायरेक्टर ने क्या कर दिया, फाइनेंस कर दिया, तो किसने रोका उनको, मेंबर्स ने। एजीएम में कहा कि भैया ये अल्ट्रा वायर एक्ट है, तुम वही काम कर सकते हो जो कंपनी के एमओए और एओए में लिखा हुआ, हम भी बाउंड है और तुम भी बाउंड हो, तो जाओ ये डील कैंसिल करके पैसा वापस लेके आओ। अच्छा, एक मेंबर दूसरे मेंबर को बाउंड कर सकता है, इसको हम बोलते हैं इंटर से। इंटर से का मतलब एक दूसरे को, इंटर से एक दूसरे को बाउंड करना। सूट फाइल करना, बट सूट विल बी फाइल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, इन द नेम ऑफ कंपनी। ये नहीं समझ में आया? आप एक प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो और आपके पास उस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी है बेटा, ठीक है? अब एक डायरेक्टर अपने शेयर, प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर अपने शेयर अपने दोस्त को ट्रांसफर कर रहा है, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा उसको? डायरेक्टर है, डायरेक्टर डायरेक्टर ही शेयर ट्रांसफर को अप्रूव करते हैं, वो डायरेक्टर भी है, मेंबर भी है। दूसरा मेंबर रोकेगा कि भैया तुम ये गलत कर रहे हो। किसको रोकेगा, डायरेक्टर को या मेंबर को? मेंबर को, कि भाई तुम ये शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट केस किसके नाम से फाइल होगा, कंपनी के नाम से फाइल होगा, क्योंकि मैं उसको पर्सनली नहीं रोक रहा हूं, मैं उसको कंपनी के बिहाफ पे रोक रहा हूं कि भैया ये कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है मेंबर। तो अगर उसको डायरेक्टर नहीं रोक रहे हैं तो कौन रोकेगा, मेंबर रोकेंगे बॉस, जो कंपनी तो हमारी है। हाँ, ये लिखा हुआ था उन पॉइंट में। कंपनी का एमओए और एओए एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, ठीक है? किसके बीच में, कंपनी और मेंबर्स के बीच में। तो अगर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो हम एक दूसरे को बाउंड कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लाई करने के लिए। पॉइंट समझ में आ गया? एक वर्ड आया एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन, ये फाउंडेशन में भी था, फाउंडेशन में भी आपको परेशान कर रहा होगा ये प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रेंचमेंट, बोलो? प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट समथिंग। ओके, अच्छा मुझे बताओ क्या आर्टिकल्स को चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल। आर्टिकल्स कैन बी चेंज, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी अमेंडेड एनी टाइम बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो और आप जब चाहो तब अमेंड कर सकते हो। अच्छा, स्पेशल रिजोल्यूशन में कितने परसेंट वोटिंग चाहिए? एटलीस्ट 75%। 75% मेंबर ने यस कह दिया तो वो काम हो जाएगा, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। यही बात है। हाँ, कंपनी दो ग्रुप में बटी हुई है, एक ग्रुप है मेजोरिटी ग्रुप और एक ग्रुप है माइनॉरिटी ग्रुप। माइनॉरिटी ग्रुप वो होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, कम होते हैं।
इसके पास सिर्फ 20% शेयर है। कितने शेयर हैं? 20% शेयर। मेजोरिटी ग्रुप में आते हैं कंपनी के प्रमोटर वगैरह, ठीक है, इनके पास 80% शेयर्स हैं। अब ये 20% के जो शेयर होल्डर है ना, वो ये कह रहे हैं कि कंपनी में भैया कल को कुछ भी चेंज करना हो तो क्या पास होता है? मैक्सिमम क्या पास होगा? एसआर पास होगा। और तुम्हारे पास कितने परसेंट शेयर है? 80%। तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें कुछ भी काम करना होगा, अगर हम ना भी कह देंगे तो भी हमारी कोई वैल्यू थोड़ी है। तो ये मेजोरिटी ग्रुप कहता है बात तो ठीक है, बट मतलब तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि कल को तुम कोई गलत डिसीजन ले लोगे तो भुगतना तो हमें भी पड़ेगा। कहते हैं 1 मिनट, तुम्हें क्यों लगता है हम गलत डिसीजन लेंगे? अगर कल को कोई गलत डिसीजन लेंगे नुकसान होगा कंपनी का। तुम्हारा नुकसान कितना होगा माइनॉरिटी का? 20% का। हमारा कितना होगा? 80% का। तो तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि हम जानबूझ के कोई गलत डिसीजन लेंगे? कहते ना ना ना, हमने ये नहीं कहा कि तुम जानबूझ के गलत डिसीजन लोगे। हम ये कह रहे हैं कि तुमसे गलती से कोई गलत डिसीजन लिया जा सकता है, और अगर हम तुम्हें रोकना भी चाहेंगे तो तुम रुकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? रिक्वायर्ड मेजोरिटी है। हम तुम्हें रोकेंगे कैसे कि तुम नहीं तुम ये गलत काम कर रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ। तो भाई हम ऐसी कंपनी में रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये इस कंपनी को छोड़ के जाना चाहते हैं कि भैया यार जब हमारी वैल्यू नहीं है, हमारी सुननी नहीं है तुम्हें, और हमें भी पता है कि हम बोलेंगे तो भी तुम्हें सुनना है ही नहीं, तो ये जो माइनॉरिटी है ये अपना मुंह फेर लेते हैं इनसे, भैया हम कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, नाराज हैं और ये कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। ये मेजोरिटी ग्रुप जो है ये इनको कहता है रुक जा यार, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? माइनॉरिटी ग्रुप को कह रहे हैं हम तुम्हें रोकते हैं, रुको। तुम्हें दिक्कत क्या है कि कल को आर्टिकल्स को चेंज करना होगा तो तुम क्या पास कर लोगे? एसआर हमसे पूछोगे नहीं। लो हम एक काम करते हैं, हम एंट्रेंचमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। एंट्रेंचमेंट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हम प्रोविजंस को क्या प्रोवाइड कर देते हैं? एंट्रेंचमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। कहता मैं कुछ समझा नहीं, क्या लिखा हुआ है एक्ट में? क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल्स कैन बी अमेंडेड, कैन बी अमेंडेड बाय पासिंग एसआर। सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है, बाय पासिंग रिजोल्यूशन ऑफ 90% वोटिंग। ये लो मैंने ये लिख दिया, ये एक एग्जांपल है, 90% वोटिंग का एग्जांपल है। हो सकता है मैं 85 लिखूं, 95 लिखूं, हो सकता है मैं 100% लिख दूं। समझ में आ रहा है? अब बताओ, अब इसका मतलब क्या है? कंपनी जब भी आर्टिकल्स को चेंज करेगी तो सिर्फ इनकी चलेगी क्या? क्यों नहीं चलेगी? हमारे पास कितने परसेंट वोटिंग है? 80। और लिखा क्या हुआ है आर्टिकल्स में कि जब भी आर्टिकल्स को चेंज करेंगे तो कितनी वोटिंग चाहिए? 90 चाहिए एटलीस्ट। तो आप लोगों को क्या कर दिया हमने? इन्वॉल्व कर लिया। यानी कि जब तक माइनॉरिटी का 10% हिस्सा हमारे पास नहीं होगा हम आर्टिकल्स को क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना। किसको? माइनॉरिटी को। उनको डर लग रहा है कि तुम तो कल को चेंज कर लोगे, हमसे तो पूछोगे नहीं। कहते लो भाई तुम्हें प्रोटेक्ट कर दिया, जब भी आर्टिकल्स में चेंज होगा तो तुम्हें भी इन्वॉल्व किया जाएगा। अच्छा एक बात, अगर यहाँ पर माइनॉरिटी के पास 20% शेयर ना होके 10% होते तो यहाँ पर एंट्रेंचमेंट के लिए कम से कम कितनी वोटिंग लिखनी पड़ती? 91%। समझ में आ रहा है? अच्छा 5% होते माइनॉरिटी ग्रुप, तो उनको इन्वॉल्व कैसे करोगे? जितना मेजोरिटी के पास स्टेक है उससे बढ़ा के लिख दो। समझ में आया? ये हमारा प्रोविजन है, ये हमारी कंपनी का क्या है? प्रोविजन है। इसे बोलते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोवाइड करना। एग्जांपल है 90% वोटिंग। हो सकता है मैं 95 लिख दूं, हो सकता है मैं 100% वोटिंग लिख दूं। मेन मेन मकसद क्या है? माइनॉरिटी को इंक्लूड करना, कि जब भी कंपनी का आर्टिकल चेंज करेंगे ना तो आप लोगों को क्या करेंगे? हम इन्वॉल्व करेंगे। लो भैया तुमसे पूछ के चेंज करेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता आप कोई दिक्कत नहीं है।
एंट्रेंचमेंट प्रोवाइड करने का तरीका क्या है, मोड, एंट्रेंचमेंट प्रोवाइड करने का मोड क्या है, तरीका क्या है, डिपेंड करता है जी। पहले तो ये बताओ तुम्हारी कंपनी बनी हुई है, बनने के बाद एंट्रेंचमेंट दे रहे हो, या अभी कंपनी बना रहे हो और स्टार्टिंग से ही एंट्रेंचमेंट देनी है। मोड, इफ एंट्रेंचमेंट is to be provided at the time of incorporation, हाँ सर अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, हम स्टार्टिंग में ही आर्टिकल्स में लिखना चाहते हैं कि भैया हमारे आर्टिकल्स में तभी चेंज होगा जब माइनॉरिटी भी इन्वॉल्व होगी। मेंशन दी एंट्रेंचमेंट, जो ये एंट्रेंचमेंट क्लोज है ये आप मेंशन कर दीजिए किसमें, अपने आर्टिकल्स में। जो आप आरओसी के पास फाइल करोगे स्टार्टिंग में मेंशन कर दो। सर एक्चुअली क्या है, कंपनी बन चुकी है, हाँ कंपनी बनने के बाद आफ्टर दी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जो माइनॉरिटी है वो हमसे नाराज बैठा है, और नाराज इसलिए है कि भैया तुम तो अपनी दादागिरी चलाओगे, तुम्हें जो ठीक लगेगा वही करोगे, हमारी तो सुनोगे ही नहीं। कहता सर एक काम करते हैं, हम एंट्रेंचमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। कैसे प्रोवाइड करोगे, आर्टिकल्स में लिखा थोड़ी हुआ है। कहता अब लिख देते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद भी तो एंट्रेंचमेंट प्रोवाइड की जा सकती है। डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, सर प्राइवेट कंपनी है, सर पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी अगर है तो सभी मेंबर की कंसेंट होगी तभी एंट्रेंचमेंट प्रोवाइड की जा सकती है। ऑल मेंबर्स कंसेंट। और अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। किस लिए, टू प्रोवाइड एंट्रेंचमेंट, कि क्या हमें एंट्रेंचमेंट देनी चाहिए माइनॉरिटी को। अगर प्राइवेट कंपनी में सभी मेंबर्स एग्री कर जाए कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है यार, उनको अगर डर लग रहा है तो प्रोवाइड कर दो एंट्रेंचमेंट, उनको इन्वॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। पब्लिक कंपनी में कम से कम 75% बंदे जब तक ये ना कहें कि एंट्रेंचमेंट प्रोवाइड कर दी जाए तब तक एंट्रेंचमेंट नहीं देनी। और आपको किसको इंटीमेट करना है, आरओसी को, क्योंकि हमने अपना आर्टिकल्स क्या कर लिया, चेंज कर लिया। इंटीमेट दी आरओसी कि सर हमारा जो पिछला आर्टिकल्स है ना उसमें चेंज आ गया, आर्टिकल ऑफिस में क्या चेंज आ गया। सर आर्टिकल ऑफिस में लिखा होता है कि जब भी इसमें चेंज करना होगा तो एसआर पास करना होगा। आरओसी कहता है बिल्कुल हमने चेंज कर दिया जी, हमने 90% लिख दिया वहां पर। तो बेटा जब भी एमओए चेंज होगा, एओए चेंज होगा, इसकी एक कॉपी किसको जाती है, आरओसी को। हो गया एंट्रेंचमेंट का, क्लियर। कुछ पूछना है तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। एंट्रेंचमेंट का पॉइंट क्लियर हो गया, एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या है। आओ बुक में आओ। देखो अब क्या लिखा हुआ है, पहला पैराग्राफ क्लियर है। आर्टिकल कंटेन्स रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट। मैटर क्या क्या होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री और मेमोरेंडम के। ये कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, कंपनी और मेंबर्स के बीच में, और मेंबर टू मेंबर, इंटर से। इंटर से का मतलब क्लियर है। अब एक मेंबर दूसरे मेंबर को क्या कर सकता है, बाउंड कर सकता है। एक मेंबर दूसरे मेंबर को बाउंड कर सकता है, ठीक है, ओके। और उसके बाद में इससे हमें पता लगता है कि एक मेंबर का राइट या ऑब्लिगेशन क्या है। प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट इंपॉर्टेंट। यूजुअली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बी ऑल्टर्ड। जनरली आर्टिकल्स को कैसे ऑल्टर किया जा सकता है, जनरली आर्टिकल्स कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। एंट्रेंचमेंट से इजी हो जाता है आर्टिकल्स को अमेंड करना, या मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल। एंट्रेंचमेंट मेक इट मोर डिफिकल्ट टू चेंज इट। एंट्रेंचमेंट का मतलब है और मुश्किल कर दो। तो भाई एसआर से मुश्किल क्या है, दो रिजोल्यूशन होते हैं, ओआर और एसआर, ज्यादा मुश्किल कौन सा होता है, एसआर। कहते हैं इससे भी मुश्किल क्या होगा, परसेंटेज और बढ़ा दो, ठीक है। एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या है, मींस मेकिंग समथिंग मोर प्रोटेक्टिव,
किसी चीज को और ज्यादा प्रोटेक्ट कर देना। अच्छा, अब ये एंट्रेंचमेंट दी कैसे जा सकती है? आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल में बी ऑल्टर्ड ओनली इफ। एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल्स को क्या किया जा सकता है? मे बी ऑल्टर्ड ओनली इफ कंडीशंस या प्रोसीजर दैट आर मोर रिस्ट्रिक्टिव देन दोज अप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन आर कंप्लाइड। जब तक ज्यादा वोटिंग ना मिल जाए, एसआर से भी ज्यादा वोटिंग ना मिल जाए, तब तक हम क्या नहीं कर सकते? ऐसा वो आर्टिकल चेंज नहीं कर सकते। हेलो, पॉइंट सब में आ गया? मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट इन दी प्रोविजन। द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट शेल ओनली बी मेड ईदर। अब देखो मैनर क्या है? मैनर है दो, ऑन दी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। पहला मैनर, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तब स्टार्टिंग में लिख दो कि हमारे आर्टिकल्स को तभी चेंज किया जा सकता है जब 90% वोटिंग हो। ठीक है, स्टार्टिंग में लिख दो। सर एक्चुअली क्या है, स्टार्टिंग में ऐसा कोई पंगा ही नहीं था, ये बाद में नाराज हुए माइनॉरिटी। अच्छा, बाद में नाराज हुए, और बाय अमेंडमेंट इन आर्टिकल। दूसरा तरीका क्या है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद एंट्रेंचमेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो फिर क्या करना होगा? बोलो। तो फिर डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो कंसेंट किसकी लगेगी? ऑल। और अगर ये पब्लिक कंपनी है तो ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। भाई जो भी तरीका रहा हो, जो भी चेंज किया हो, किसको इन्फॉर्म कर देना? आरओसी को, विद इन 30 days फ्रॉम पासिंग द रिजोल्यूशन। क्लियर है? ठीक है, आगे आओ। टेबल ये हम डिस्कस कर चुके हैं। शेड्यूल 1 में 5 टेबल किसकी है? एमओए की। अगली 5 टेबल किसकी है? ओके। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये सब नहीं पढ़ा था? आ जाओ, इससे पहले क्या क्या छूटा हुआ था वो देखो। देखो कोई पेज कुछ में छूटा हो यहां पर, फिर आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट है? आओ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे आओ। हालांकि देखो ये फाउंडेशन का टॉपिक है, इंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ना तो पड़ेगा, बुक में दे रखा है तो। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव? डीम्ड। नोटिस का मतलब नॉलेज, किसी चीज की नॉलेज होना, मतलब मेरे नोटिस में होना, डीम नॉलेज। वंस एमओए एंड एओए रजिस्टर्ड, जैसे ही एमओए और एओए रजिस्टर होते हैं, दीज बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कोई भी बंदा इसे क्या कर सकता है? दे कैन बी इंस्पेक्टेड, दीज कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनीवन बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस? ऑनलाइन। आप इन डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन चेक कर सकते हो ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस। एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ेगी, आरओसी की साइट पे जाके किसी भी कंपनी का एमओए और एओए आप एक्सेस कर सकते हो। ऑल हु आर डीलिंग विद कंपनी, जो भी बंदे हैं जो कंपनी के साथ डील करने हैं, डीम्ड, हम मान लेंगे कि उन्हें कंपनी के एमओए और एओए के बारे में पता है। अगर हम किसी के साथ डील करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वो ट्रांजैक्शन वैलिड है या इनवैलिड है, जो ट्रांजैक्शन हम करने जा रहे हैं। क्लियर है? ओके। देयरफॉर इट इज द ड्यूटी ऑफ पर्सन डीलिंग विद कंपनी, जो बंदा कंपनी के साथ डील कर रहा है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इंस्पेक्ट करे इन पब्लिक डॉक्यूमेंट को, एंड मेक श्योर, और वो इंश्योर कर ले, कंफर्म कर ले कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो कंपनी के साथ करने जा रहा है वो किसकी कंफर्मिटी में है? विद देयर प्रोविजन, वो कंपनी के एमओए और एओए के अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब वैलिड है। कल को पता लगा कोई ट्रांजैक्शन कंपनी के एमओए या एओए के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी जी। और आउटसाइडर इस चीज का प्रोटेक्शन नहीं ले सकता कि मुझे क्या पता कंपनी का रूल क्या था या कंपनी का प्रोसीजर क्या था, पता होना चाहिए। वेदर अ पर्सन एक्चुअली रीड देम,
एक पर्सन जो है वो एक्चुअली में उसको पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, और नॉट, he is to be in the same position as if he had read them। चाहे आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, हम क्या मान के चलेंगे, आपने कंपनी का एमओए और एओए पढ़ा है, ठीक बात है। आपको ये फर्दर ये भी बता रखा है, सर मान लीजिए आरओसी की साइट से ना लेना हो तो मुझे कहते कंपनी से भी ले सकते हो। कंपनी शेल ऑन द पेमेंट ऑफ फीस सेंड अ कॉपी ऑफ एमओए एओए विद इन 7 days ऑफ द रिक्वेस्ट। दो तरीके हैं इन डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने का। नंबर 1, कंपनी से मांग लो, कंपनी आपको 7 दिन में प्रोवाइड करेगी, जिस दिन आपको आप डिमांड करोगे। आरओसी के साइट पे जाके हाथों हाथ डाउनलोड हो जाएगा। तो ज्यादा बेटर क्या है, आरओसी की साइट से ऑप्शन दे रखा, बस ये ध्यान रखना। इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सर कंस्ट्रक्टिव नोटिस से क्या हो जाएगा, समझिए। एवरी पर्सन डीलिंग विद कंपनी, हर वो बंदा जो कंपनी से डील कर रहा है, shall be presumed, हम ये प्रिजम्पशन लेके चलेंगे, टू नो द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि उसे डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट, एमओए और एओए के डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में पता है, ना सिर्फ पता है बल्कि उसको समझ में भी आ गया है, ठीक बात है, ओके। इन द एब्सेंस ऑफ नोटिस ऑफ एमओए एंड एओए, अगर आपने कंपनी के एमओए और एओए को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो बाद में ये एक्सक्यूज नहीं बन सकता टू क्लेम रिलीफ फ्रॉम आउटसाइडर। बाद में आप इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकते कि मुझे क्या पता कंपनी के एमओए और एओए में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इवन द पार्टी डीलिंग विद कंपनी डज नॉट हैव एक्चुअल नोटिस, तो मुझे वाकई में नहीं पता था, हमें वाकई में नहीं पता था, हमने वाकई में नहीं पढ़ा था एमओए, हम तो ये मान के चलेंगे ना दैट ही हैज कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ देम, यानी कि डीम नोटिस ऑफ देम। तो किसके फेवर में गया बताओ, कंपनी के फेवर में गया, ठीक है। तो समरी क्या बनती है, वंस the MOA and AOA get registered, once MOA and AOA get registered, these become public document। हाँ, स्पेशल रिजोल्यूशन, क्योंकि जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है तो उसकी एक कॉपी MGT 14 के अंदर किसके पास जाती है, आरओसी के पास जाती है। these become public documents and any person can access these documents, और कोई भी बंदा इन डॉक्यूमेंट को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक बात है। इसलिए दस कंपनी टेक्स अ प्रिजम्पशन, कंपनी एक प्रिजम्पशन लेके चलती है दैट एवरी पर्सन हैज read and understood the MOA and AOA of the company before entering into transaction। ठीक है, में और आउटसाइडर के अगेंस्ट है। प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कंपनी, ये जो प्रिजम्पशन है किसके फेवर में है, ये कंपनी के फेवर में है बेटा। ये कल को अगर पता लगता है ट्रांजैक्शन जो है वो एमओए और एओ से बाहर है, तो कंपनी उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर देगी। आउटसाइडर इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता नहीं था। पॉइंट समझ में आ गया।
ये वाला एग्जांपल आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं तो केस ही करवा दिया था पूरा। क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिसाइज? भला बुरा कहना। तो भाई ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है उसकी कुछ कमियां भी है जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है। ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो एक अनरियल डॉक्ट्रिन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनरियल? इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आपने तो बोल दिया बंदे को हमारे एमओए और एओए की नॉलेज होनी चाहिए। कहता भाई आपके रूल एंड रेगुलेशन का तो पता है, बट रूल एंड रेगुलेशन फॉलो हुआ है नहीं हुआ है ये सामने वाले को कैसे पता चलेगा? आपके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, उसको ये कैसे पता लगेगा रिजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ? पॉइंट क्लियर? पीपल नो द कंपनी थ्रू इट्स ऑफिसर। लोग कंपनी को किसके थ्रू जानते हैं? ऑफिसर्स के थ्रू, डायरेक्टर के थ्रू। तो अगर डायरेक्टर ने आउटसाइडर को ये कह दिया है कि जी हमने रिक्वायर्ड रिजोल्यूशन पास कर लिए हैं, तो हम ये मान लेंगे ना कि रिजोल्यूशन पास हुआ होगा। ठीक है ना? ओके। इट डज नॉट टेक नोटिस ऑफ रियलिटीज ऑफ बिजनेस लाइफ। हमें आपकी बिजनेस लाइफ की रियलिटीज नहीं पता होती। ठीक बात है। एग्जाम्पल टू इल्यूस्ट्रेट का मतलब एग्जाम्पल, वेयर द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी वर एम्पावर्ड अंडर द आर्टिकल्स। डायरेक्टर्स को किसी काम की करने की पावर है आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। टू सर्टेन पावर, सब्जेक्ट ओनली टू सर्टेन प्रायर अप्रूवल और सेंशन ऑफ शेयर होल्डर। बट वो काम करने से पहले उनको शेयर होल्डर की क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है। इट इज डिफिकल्ट फॉर एन आउटसाइडर टू असर्टेन वेदर नेसेसरी सेंशन और अप्रूवल हैज बीन ऑब्टेन्ड। अब बताओ आउटसाइडर को ये कैसे पता लगेगा कि रिजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ? अब जैसे आपका क्वेश्चन था कि सर एसआर की कॉपी भी जाती है, पहले नहीं जाती थी, वो बनाया इसलिए गया है रूल। बट एसआर की कॉपी भी कब तक भेजनी है? 30 डेज में। और मान लीजिए मुझे बैंक, मैं डायरेक्टर, मुझे बोरिंग चाहिए 5 दिन बाद ही। अब बैंक ने पूछा कि एसआर पास कर लिया, मैंने कहा हाँ, कर लिया। अब वो कहता सर आरओसी की साइड पे दिख तो नहीं रहा, कहता सर 30 दिन में फाइल करना है वो रिजोल्यूशन, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं, कर देंगे हम फाइल। तो अब मैं किसकी बात पे भरोसा करूं? डायरेक्टर की बात पे। वी नो द कंपनी थ्रू डायरेक्टर्स, हमने तो उनकी बात पे भरोसा कर लिया। Therefore, to mitigate such situation, what is the meaning of mitigate? मिटिगेट के दो मतलब होते हैं। नंबर वन, मैनेज। सबसे पहला मतलब होता है मैनेज, ऐसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। और दूसरा होता है रिमूव। रिमूव, किसी चीज को मिटिगेट करना मतलब मिटाना। ऐसी को मिटाने के लिए, हटाने के लिए, रिमूव कर। द कंपनी कैन एज्यूम दैट इफ द डायरेक्टर आर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन दे वुड हैव ऑब्टेन नेसेसरी सेंशन। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आउटसाइडर को एक प्रिजम्पशन की पावर दे दी कि अगर कंपनी का डायरेक्टर हमारे साथ डीलिंग करने आ रहा है तो अगर वो कह रहा है ये प्रोसीजर फॉलो हो चुका है तो हम ये मान के चलेंगे प्रोसीजर फॉलो है। इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या टर्कन रूल। क्लियर है? आओ इसकी समरी क्या हुई? आउटसाइडर कैन प्रिज्यूम the accuracy, outsider can presume the accuracy of internal management of the company। ठीक है। अब बात आती है कि सर इंटरनल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अप्रूवल फ्रॉम डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स एटसेट्रा। In short, if situation is normal, outsider need not to make inquiries about
द कंप्लायंस ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। याद आया? अगर डाउटफुल सिचुएशन हो तो फिर करना चाहिए, फिर तो इंक्वायरी करनी चाहिए। सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है तो आउटसाइडर को इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं होती। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या टर्क एंड रोल। पॉइंट सब में आ गया? चलो बेटा आगे। ये लो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में फिर से आ गया। सबसे पहली बात, ये प्रिजम्पशन कौन लेता है? आउटसाइडर। पीपल हु आर डीलिंग विद कंपनी आर एंटाइटल्ड, उनको हक है टू प्रिज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग्स एंड रिक्वायरमेंट हैव बीन ड्यूली मेट एंड कंप्लाइड। ठीक बात है। कब ये इनिशिएट हुआ? इनिशिएट का मतलब पैदा होना। ये रूल पहली बार कब आया? ये आया था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंट केस में, पहली बार इमर्ज हुआ था ये। ठीक है। ये रॉयल ब्रिटिश बैंक केस में क्या हुआ था उसके बारे में बता रखा है। डायरेक्टर जो है वो ऑथोराइज थे कंपनी के ब्याह पर पैसा उधार लेने के लिए, बट रिजोल्यूशन पास करवाने के बाद कंपनी के डायरेक्टर ने बिना रिजोल्यूशन पास करवाए बैंक से क्या ले लिया? लोन ले लिया। तो बैंक को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ, बैंक तो ये मान के चलेगा रिजोल्यूशन पास होने के बाद ही बोरोइंग कर रहे हैं। तो कंपनी इस लोन के लिए क्या हो गई थी? लाइबल हो गई थी। रैशनल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल? जस्टिफिकेशन। ये रूल क्यों बना दिया भाई? रैशनल का मतलब क्या होता है? जस्टिफिकेशन। ये रूल क्यों बना दिया गया? व्हाट हैपेंस इंटरनली, कंपनी के अंदर क्या हुआ इज इन कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। ये पब्लिक को थोड़ी पता लग सकता है। आपका एमओए क्या है, एओए क्या है, ये तो पब्लिक को पता लग जाएगा। बट कंपनी के मीटिंग में मीटिंग हुई या नहीं हुई है, रिजोल्यूशन पास हुआ है नहीं हुआ, ये पब्लिक को कैसे पता लगेगा भाई? नहीं पता लग सकता ना। आउटसाइडर कैन ओनली प्रिज्यूम, मैं तो सिर्फ गेस कर सकता हूं, प्रिज्यूम कर सकता हूं द इंटेंशन ऑफ कंपनी, बट नॉट नो द इंफॉर्मेशन ही और शी इज नॉट प्राइवी टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवी? पार्टी होना। पार्टी होना। मैं मीटिंग में थोड़ी बैठा हूं, आउटसाइडर कहता है। तो मैं इस इंफॉर्मेशन की पार्टी नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि ये रिजोल्यूशन एक्चुअल में पास हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं एक अजम्पशन लेके चलता हूं कि रिजोल्यूशन पास हुआ ही होगा। अगर ये डॉक्ट्रिन नहीं होता, अगर ये डॉक्ट्रिन नहीं होता, कंपनी बहुत इजीली अपनी लाइबिलिटी से स्केप कर जाती, ये कह के कि हमने तो डायरेक्टर को ऑथराइज ही नहीं किया था इस ट्रांजेक्शन के लिए, और क्रेडिटर के पैसे मारे जाते। पॉइंट सब में आ रहा है? एक्सेप्शन है इसकी इंडोर मैनेजमेंट की। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, आउटसाइडर हैज एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। याद आया कौन सा था? डायरेक्टर। कंपनी के डायरेक्टर ने बिना रिजोल्यूशन पास करवाए मेंबर से कंपनी को लोन दे दिया, तो उसे तो पता है ना कि मैं गलत काम कर रहा हूं, रूल फॉलो नहीं हो रहे। नेग्लिजेंस इन केस ऑफ डाउटफुल ट्रांजेक्शन। ठीक है। अगर थोड़े से एफर्ट लगा के, इफ विद अ मिनिमम एफर्ट इरेगुलरिटीज कुड बी डिस्कवर्ड, अगर आप थोड़ी से भी एफर्ट करते तो इरेगुलरिटीज का आपको पता चल जाता। बट ये कब होगा? ये कब होगा? जब डाउटफुल ट्रांजेक्शन हो, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो? सस्पिशियस हो। ठीक है, डाउटफुल ट्रांजेक्शन हो तो भैया मेक प्रॉपर इंक्वायरी, और जब तक प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करोगे आपको ट्रांजेक्शन नहीं करनी चाहिए। याद आया? इसमें क्या था? कंपनी के अकाउंटेंट ने हाफ प्राइस में बिल्डिंग बेच दी भाई। पहली बात तो अकाउंटेंट बिल्डिंग क्यों बेचेगा? कंपनी के डायरेक्टर के पास पावर है, अकाउंटेंट बिल्डिंग कैसे बेच सकता है? क्या मैंने मान लिया कि रिजोल्यूशन पास कर दिया होगा डायरेक्टर ने, और पावर किसको डेलीगेट कर दी होगी? अकाउंटेंट को। तो भी अकाउंटेंट को क्यों ऑथराइज करूंगा? किसी प्रॉपर्टी डीलर को ऑथराइज करूंगा भाई। अकाउंटेंट के पास ऐसा कौन सा स्किल होता है कि वो बिल्डिंग अच्छे रेट पे बेच देगा? दूसरी बात, 50% आधे रेट पे बेच के गया तेरे को, वो क्या डाउट नहीं हुआ था? हुआ था ना। तो डाउटफुल केसेस में आपको क्या करनी चाहिए? इंक्वायरी करनी चाहिए। फोर्जरी क्रिएट्स नो राइट। कोई मेरे नाम से ट्रांजेक्शन कर ले, मैंने नहीं करी है, मेरे नाम से किसी ने ट्रांजेक्शन कर ली, तो उसके लिए मैं थोड़ी लाइबल हो जाऊंगा क्या? आउटसाइडर कितना भी इनोसेंट क्यों ना हो,
ठीक है, उसके लिए मैं लाइबल थोड़ी हो जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने मेरे नंबर से कॉल कर दी, किसी ने मेरे नंबर से कॉल कर दी और मेरा एक मोबाइल नंबर दे दिया कि इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। फेक कॉल आती है ना, कईयों का अकाउंट हैक करके कॉल कर लेते हैं आजकल, तो ये एआई आ गया, तो आप किसी की आवाज भी कॉपी कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास फोन आता है किसी नंबर से, या मेरे नंबर से ही फोन आ गया, ये भी बाईपास कर सकते हो कि नंबर किसी का और कॉल किसी और के। सॉफ्टवेयर आते हैं इसके भी। आपके मोबाइल नंबर पे नंबर मेरा दिखेगा, आवाज भी मेरी होगी, बट मैं नहीं बोल रहा हूँ, और मैं कहूंगा बेटा मेरे को कुछ अर्जेंसी होगी, एक काम करना 5,000 रुपये गूगल पे करना, मैं कल क्लास में आपको पे कर दूंगा। आपको लगता है हो गई होगी कोई इमरजेंसी और आपने पे कर दिए, बाद में पता लगता फेक कॉल थी, तो क्या 5,000 रुपये देने के लिए मैं बाउंड हूं? मैं थोड़ी बाउंड हूं भाई। जिसने फोर्जरी की है वो लाइबल होगा, जिसके नाम के लिए फोर्जरी की गई है वो थोड़ी लाइबल हो जाएगा बेटा। ठीक है, अ कंपनी कैन नेवर बी हेल्ड बाउंड फॉर फोर्जरीज कमिटेड बाय इट्स ऑफिसर। कंपनी के ऑफिसर्स ने अगर कोई फेक काम किया है तो उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी। अब बताओ इसका एग्जांपल क्या था, सीएस ने डायरेक्टर के साइन मार के क्या कर दिया था, सर्टिफिकेट इश्यू कर दिए थे, तो क्या वो सर्टिफिकेट वैलिड है ना? अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कंपनी, किसी भी केस में कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर जाती है उसको कभी भी कंपनी को परफॉर्म करने के लिए नहीं कहा जा सकता। क्लियर है? यहां तक हो गया था? आओ अगला टॉपिक बुक में ही कर लेते हैं, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम और आर्टिकल। क्या है ये टॉपिक, मुझे बताइए। क्या एमओए और एओए में कुछ भी लिखा जा सकता है? क्या इसके प्रोविजन अगेंस्ट हो सकते हैं? अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ, ये क्या हुआ? अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। क्या हो रहा है ये? अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। बताओ, क्या एमओए और एओए का प्रोविजन किसी भी एक्ट के खिलाफ जा सकता है? एक्ट कौन सा? द कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर एक्ट, एनी एक्ट टाइम बीइंग इन फोर्स। कानून से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता, आपका एमओए और एओए भी नहीं हो सकता। क्या सर मैं आर्टिकल्स को अमेंड कर सकता हूं? बिल्कुल। क्या अमेंडमेंट अगेंस्ट हो सकती है दी एक्ट? बताओ ना। क्या अमेंडमेंट अगेंस्ट हो सकती है द प्रोविजंस ऑफ एमओए? अरे सर अभी क्या पढ़ा आज, आर्टिकल्स कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसका? एमओए का, तो वो एमओए के अगेंस्ट नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में बोरिंग पावर नहीं है, इसका मतलब कंपनी पैसा उधार नहीं ले सकती, तो क्या आर्टिकल में लिख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बोरो 5 लाख रुपीज? अरे भाई जब कंपनी पास बोरिंग पावर नहीं है तो इसका प्रोसीजर क्या बना दिया? प्रोसीजर वैलिड होगा वो नहीं, जब वो काम किया ही नहीं जा सकता तो इसका प्रोसीजर वैलिड नहीं होगा। क्या अमेंडमेंट अगेंस्ट हो सकती है शेयर होल्डर्स राइट? ना। फॉर एग्जाम्पल क्या कंपनी के आर्टिकल ऑफ में लिखा हो सकता है कि शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड? बोलो ना जी, ये तो मेंबर का राइट है, वो अपने शेयर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कोई भी अमेंडमेंट नहीं करनी है, ध्यान रखना। दोबारा नोट हो गया? प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कौन सा एक्ट? कंपनी एक्ट। शेल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरराइडिंग? मेरी चलेगी। ओवरराइडिंग का मतलब क्या है? मेरी चलेगी। टू दी प्रोविजंस कंटेन्ड इन एमओए, एओए, एग्रीमेंट, रेजोल्यूशन। आपकी कंपनी ने क्या एग्रीमेंट पास कर रखा है,
आपकी एग्रीमेंट कंपनी ने क्या रिजोल्यूशन पास कर रखा है, आपकी कंपनी का एमओए क्या कहता है, एओए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्ट के प्रोविजन क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। अच्छा बताइए, एक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि हमारी कंपनी जो है वो पार्टली पेड अप शेयर भी इश्यू कर सकती है, बोनस शेयर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है, कंपनी कैन इश्यू पार्टली पेड अप बोनस शेयर, पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स, ये लिखा हुआ जी कि हमारी कंपनी पार्टली पेड अप बोनस शेयर इश्यू कर सकती है, जबकि कंपनी एक्ट का क्या हो गया, फिर से आ गया, कोई चूहा है क्या। सेक्शन 63 ऑफ द कंपनी एक्ट, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि बोनस शेयर हमेशा क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप, ऑलवेज फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। कि कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर सकती है बट बोनस शेयर हमेशा क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप। अब बताओ, दोनों प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहे हैं। कंपनी एक्ट का प्रोविजन कह रहा है बोनस शेयर क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड अप, और कंपनी का आर्टिकल्स कह रहा है कि हमारे शेयर्स बोनस शेयर क्या हो सकते हैं, पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं। तो बताइए कौन सी लाइन वैलिड मानी जाए, बोलो, ये इनवैलिड। आप कंपनी एक्ट को ओवररूल नहीं कर सकते। समझ में आ गया। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall have overriding effect of the provision contained in MOA, AOA, agreement, resolution। सर हमारी कंपनी ने एग्रीमेंट कर लिया आउटसाइडर के साथ, किस चीज का एग्रीमेंट, कि हम उसको बोनस शेयर देंगे और बोनस शेयर में 50% पैसे वो देगा, बाकी हम देंगे। वैलिड नहीं है भाई एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट कानून से ऊपर थोड़ी हो जाएगा। कहते सर हमारे मेंबर भी एग्री कर रहे हैं, तो भी तुम्हारे मेंबर कह देंगे ताजमहल हमारा, तो हमारा थोड़ी हो जाएगा वो। ठीक बात है ना, एक्ट से ऊपर कोई नहीं जा सकता। एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन मेमोरेंडम, आर्टिकल, एग्रीमेंट और रिजोल्यूशन इन द कंफ्लिक्ट टू द प्रोविजन शैल बी वॉइड। सर क्या हमारा पूरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनवैलिड हो जाएगा, नहीं नहीं, जो जो प्रोविजन कंट्राडिक्शन में जा रहे हैं सिर्फ वो क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे बेटा। समझ में आया। अभी देखो यही वाली सिचुएशन देखो, क्या इस सिचुएशन में कंपनी का सारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनवैलिड हो जाएगा, ऊपर वाले केस में सेक्शन 63 के कंट्राडिक्शन में जा रहा है जो, नहीं सर, बोनस शेयर वाली लाइन इनवैलिड हो जाएगी, बाकी प्रोविजन आपके क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। ये पॉइंट मैंने आज ही बताया आपको नोट्स में। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, बाइंडिंग फोर्स ऑफ एमओए एंड एओए। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल कैन बाइंड, इट शैल बाइंड मेंबर टू द कंपनी, कंपनी टू द मेंबर, मेंबर टू मेंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर से, एक दूसरे को। टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एज सिग्नेचरी देयरऑफ, ये माना जाएगा कि आपने एमओए और एओए को क्या किया है, साइन किया है, और आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व का मतलब कंप्लायंस होता है बेटा। एक ऑब्जर्व का मतलब होता है मॉनिटर, नजर रखना, ऑब्जर्व करो सही चल रहा है बंदा नहीं चल रहा है। एक ऑब्जर्व का मतलब होता है कंप्लायंस। जो जो एमओए और एओए के प्रोविजन है आपको सबको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यों, ये मान के कि आपने एमओए और एओए को क्या किया है, साइन किया। अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा जी। काफी आज के लिए ये तो करवा दिया था ना ऑल्ट्रेशन वाला, 25, 26, 27, 29 तक हो गया था बस, ठीक है। हाँ जी बेटा, 30, 13 पे मैं डर गया, मैं आगे तक पढ़ाइए। फिर से घुंघरू की आवाज। हाँ जी बेटा, कौन सा, ये वाला नोट, इन द इवेंट ऑफ एप्लीकेशन इज मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ, ये वाला। ये कह रहा है सर अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर है ना, अभी खत्म हुआ है, और आपने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी और एनुअल रिटर्न की कॉपी किसके पास सबमिट करवानी होती है, आरओसी के पास। कब सबमिट करवानी होती है, एनुअल जनरल मीटिंग खत्म होने के 60 दिन के अंदर अंदर।
एनुअल जनरल मीटिंग खत्म होने के 60 दिन के अंदर अंदर एनुअल रिटर्न जाती है, और एनुअल जनरल मीटिंग खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती है। और एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर। तो अभी तो हमारी एजीएम ही नहीं हुई जी, तो हमने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ही नहीं करी है। क्या, तो कोई बात नहीं, फाइल नहीं करी है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने के अंदर अंदर किसकी रिपोर्ट बनवाओ? सीए की रिपोर्ट बनवाओ, वो जमा करवा दो। लेटेस्ट होनी चाहिए, 30 दिन से ज्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, वो सबमिट करवा दो। ठीक है, हो गया बेटा?